नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, यह हमारी सामान्य विज्ञान की क्लास है और आज अपन इसमें डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला प्रश्न है, कॉपर का अयस्क क्या है? दोस्तों, कॉपर का अयस्क मेलाकाइट होता है। फिर प्रश्न है, कांच को और किस नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों, कांच को अति शीतित द्रव के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जिंक का अयस्क क्या है? दोस्तों, स्फेलेराइट जिंक का अयस्क होता है। अगला प्रश्न है, कांच किससे प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, कांच सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्राप्त किया जाता है। फिर प्रश्न है, अंतरिक्ष यान में ईंधन को जमने से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, इसमें ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है ताकि अंतरिक्ष यान का ईंधन जम ना सके। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? दोस्तों, मीथेन, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है और यह प्रश्न दोस्तों कई बार पहले एग्जाम्स में आ चुका है। यूरेनियम का अयस्क क्या है? दोस्तों, यूरेनियम, जैसा कि आप जानते होंगे, एक रेडियो एक्टिव तत्व है और इसका अयस्क होता है कार्नोटाइट। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसका प्रयोग आकाश के उत्पादन और धातुओं की वेल्डिंग में होता है? दोस्तों, एसिटिलीन का उपयोग होता है आकाश के उत्पादन में और धातुओं के वेल्डिंग करने में। अगला प्रश्न, रेडियो सक्रिय कार्बन का उपयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों, फॉसिल्स या पुरातत्व अवशेषों की उम्र का अनुमान लगाने के लिए रेडियो सक्रिय कार्बन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, यह सभी प्रश्न मैं उसी पैटर्न पर लेकर आया हूं जो फिलहाल के पटवारी के एग्जाम में देखे जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है? दोस्तों, समताप मंडल या जिसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है में ओजोन लेयर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मोटर वाहनों के धुएं में कौन सी खतरनाक गैस होती है? दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड वाहनों से निकलने वाली गैस में सर्वाधिक खतरनाक गैस होती है। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन एवं किसका द्रव्यमान एक समान होता है? दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एक समान होता है, जो कि मैं आपको बताता हूं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। यह आपको ग्राम में भी दिया जा सकता है, तो इसे भी याद रखिए। 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। साथ ही मैं आपको याद दिला दूं, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। वहीं न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन से विलय को विभक्त कर सकते हैं? दोस्तों, बाष्पीकरण द्वारा विलयन से विलय को विभक्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? दोस्तों, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी किसके सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों, मोसले के सिद्धांत पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी। और कल यानी कि 21 तारीख के पटवारी के पेपर में पूछा गया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या अंतर देखा जा सकता है? तो दोस्तों, बाएं से दाएं जाने पर घट जाता है परमाणुओं का आकार। वहीं अगर पूछा जाए कि दाएं से बाएं जाने पर, तो दोस्तों बढ़ जाएगा, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ की परमाणु भार समान परंतु परमाणु संख्या असमान हो तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, उसे समभारिक कहते हैं और इसे इंग्लिश में आइसोबार कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ की परमाणु संख्या समान परंतु भार असमान हो तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, इसे आइसोटॉप्स यानी कि समस्थानिक कहते हैं। तो इसमें दोस्तों कंफ्यूज मत होना, परमाणु संख्या समान और परमाणु भार असमान तो आइसोटॉप्स, और परमाणु भार समान और परमाणु संख्या असमान तो आइसोबार। समभारिक और समस्थानिक। फिर प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को घटाने के लिए एक प्रोटोकॉल बना है, उसका क्या नाम है? दोस्तों,
इस प्रोटोकॉल का नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि दोस्तों CFC। अगला प्रश्न है, नींबू का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों 2.2 नींबू का पीएच मान होता है। अगला है, सिरका का पीएच मान कितना होता है? 2.4 दोस्तों सिरका का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है, पेयजल का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों यह प्रश्न कई बार आ चुका है। पेयजल का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न है, किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 से नीचे है तो उसका स्वाद कैसा होगा? दोस्तों उसका स्वाद अम्लीय होगा। पीएच मान दोस्तों 1 से लेकर 14 तक मापे जाते हैं। 7 दोस्तों न्यूट्रल होता है, जो कि पीने के पानी का पीएच मान माना जाता है। 7 से जैसे अपन नीचे तरफ बढ़ते हैं तो इसका अम्लीय गुण बढ़ता जाता है, और 7 से जैसा ऊपर तरफ बढ़ते हैं 14 की तरफ तो इसका क्षारीय गुण यानी कि बेसिक गुण बढ़ता जाता है। तो इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 से ऊपर हो तो उसका स्वाद कैसा होगा? दोस्तों उसका स्वाद क्षारीय होगा। अगला प्रश्न, कॉपर और जिंक मिलाकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? दोस्तों पीतल का निर्माण करते हैं कॉपर एवं जिंक मिलाकर। पीतल जिसे इंग्लिश में ब्रास कहते हैं, और कॉपर तांबे से कहते हैं। तो याद रखिएगा, कॉपर और जिंक मिलाकर पीतल बनाया जाता है। साथ ही दोस्तों कल के एग्जाम में पेपर आया था कि गैल्वेनाइजेशन में लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है, कॉपर जिंक और निकेल मिलाकर किस मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है? दोस्तों जर्मन सिल्वर का निर्माण किया जाता है, कॉपर जिंक और निकेल मिलाकर। अगला प्रश्न, कॉपर और टिन मिलाकर किस मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है? तो दोस्तों कांसे का निर्माण किया जाता है, कॉपर और टिन मिलाकर। अगला प्रश्न है, कॉपर जिंक और टिन मिलाकर किस मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है? तो दोस्तों गन मेटल का निर्माण कॉपर जिंक और टिन मिलाकर किया जाता है। अगला प्रश्न, लेड और टिन मिलाकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? दोस्तों टांका का निर्माण लेड और टिन मिलाकर किया जाता है। अगला प्रश्न है, सस्ते आभूषण बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों रोल्ड गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है, और इसे डच मेटल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, बर्तन बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों पीतल और जर्मन सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है बर्तन बनाने में। अगला प्रश्न है, सिक्का बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसे मुंज मेटल के नाम से जाना जाता है, जिससे सिक्के यानी कि कॉइन्स बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, गियर तथा बैरिंग बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, गन मेटल से गियर एवं बैरिंग बनाए जाते हैं, और गन मेटल का निर्माण कॉपर जिंक और टिन मिलाकर किया जाता है। अगला प्रश्न है, जहाज का पंखा बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों इस मेटल को कहते हैं डेल्टा मेटल, जिससे जहाज के पंखा बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ऑटोमेटिक फ्यूज बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों रोज मेटल का प्रयोग ऑटोमेटिक फ्यूज बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज का ढांचा बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इस धातु को मिश्र धातु को मैग्नीशियम नाम से जाना जाता है, जिसमें हवाई जहाज का ढांचा बनता है। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के मिलाने पर किस मिश्र धातु का निर्माण होता है? तो दोस्तों मैग्नीशियम मिश्र धातु का निर्माण होता है, जिससे हवाई जहाज का ढांचा बनता है। अगला प्रश्न, पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड व सिलिकॉन मिलाकर किस प्रकार के कांच का निर्माण होता है? दोस्तों फ्लिंट कांच का निर्माण पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिकॉन मिलाकर किया जाता है। फ्लिंट कार्ड कांच से दोस्तों लेंस वगैरह बनते हैं। अगला प्रश्न, कैमरा, दूरबीन के लेंस तथा विद्युत बल्ब बनाने के लिए किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों फ्लिंट कांच का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न, सोडियम सिलिकेट तथा बेरियम सिलिकेट के इस्तेमाल से किस कांच का निर्माण किया जाता है? दोस्तों पायरेक्स कांच का निर्माण किया जाता है, सोडियम सिलिकेट और बेरियम सिलिकेट के इस्तेमाल से। केमिस्ट्री लैब में आपने देखा होगा, जो कांच के
जार वगैरह, पिपेट ट्यूब या फ्लास्क वगैरह रहते हैं, वे सभी पायरेक्स कांच के बने हुए रहते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रयोगशालाओं के उपकरण बनाने में किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है? जैसा अभी अपन ने डिस्कस किया दोस्तों, पायरेक्स कांच का इस्तेमाल प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। फिर प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये मिसप्रिंट है यहाँ, वह सिलिका के प्रयोग से किस कांच का निर्माण होता है? तो दोस्तों सोडा कांच का निर्माण होता है, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका के प्रयोग से। अगला प्रश्न है, ट्यूबलाइट तथा बोतल के निर्माण में किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, सोडा कांच का इस्तेमाल बोतल के निर्माण में और ट्यूबलाइट के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, कुक्स कांच का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों धूप के चश्मे के लेंस बनाने के लिए कुक्स कांच का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, सीरियम ऑक्साइड सिलिका से किस कांच का निर्माण होता है? तो दोस्तों कुक्स कांच का निर्माण होता है सीरियम ऑक्साइड और सिलिका से, और कुक्स कांच का इस्तेमाल धूप के चश्मे के लेंस बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, अधिक ताप तक गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन व प्रायोगिक उपकरण बनाने में किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों पोटास कांच का इस्तेमाल किया जाता है उन बर्तनों में जिन्हें अधिक ताप तक गर्म किया जा सके, और प्रयोगशाला के जो उपकरण हैं जिन्हें गर्म किया जाता है उसमें पोटास कांच का इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है, चश्मा सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्मी यानी कि दोस्तों माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म बनाने में किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों इस कांच का नाम है प्रकाशीय कांच, जिससे चश्मा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और प्रिज्म बनते हैं। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम शहद में लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो दोस्तों 3500 कैलोरी 1 किलोग्राम शहद में ऊर्जा होती है। और कल यानी 21 तारीख के पेपर में आया था कि एक एटीपी में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है एक एटीपी में। साथ ही मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हमारी यूट्यूब चैनल पर मॉक टेस्ट की सीरीज भी स्टार्ट हो रही है, जो कि आज से ही मैं कर रहा हूं, और इसमें अपन डिस्कस करेंगे पटवारी में आने वाले लगभग सभी विषयों के प्रश्नों को, और जिस पैटर्न पे प्रश्न आ रहे हैं उस पैटर्न को, जो कि आने वाले आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न है, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? तो दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस या लॉफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। साथ ही एक प्रश्न आता है कि डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे NO2 नाम से भी जाना जाता है, या इसका सूत्र NO2 होता है। अगला प्रश्न है, नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की थी? तो दोस्तों प्रिस्टले ने नाइट्रस ऑक्साइड NO2 की खोज की थी। अगला प्रश्न है, हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो दोस्तों 8% हड्डियों में या अस्थियों में फास्फोरस की मात्रा होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? तो दोस्तों क्लोरीन गैस फूलों से उनका रंग उड़ा देती है। अगला प्रश्न है, दिया सलाई की तिल्ली या माचिस की तिल्ली भी कह सकते हैं, में क्या मिला होता है जो कि ज्वलनशील होता है? तो दोस्तों माचिस की तिल्ली में या दिया सलाई की तिल्ली में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 46%, 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है यूरिया में। अगला प्रश्न है, किस गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने में किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा फॉस्फीन गैस का प्रयोग होम सिग्नल में किया जाता है। अगला प्रश्न है, बर्तनों की कलाई करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग बर्तनों की कलाई करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? तो दोस्तों KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए या परमानेंट हार्डनेस दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए
बर्फ में क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों बर्फ में जिलेटिन मिलाया जाता है, जिससे बर्फ पिघले ना या बर्फ पिघलने की दर कम कर सके। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से शुष्क बर्फ को जाना जाता है। या प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में किस कार्बनिक यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? तो पिक्रिक एसिड का इस्तेमाल दोस्तों अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा क्रिस्टलीय एरोमेटिक यौगिक है जो शर्करा से भी 550 गुना अधिक मीठा होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सैकरीन, जो कि शर्करा से 550 गुना ज्यादा मीठा होता है। सैकरीन का निर्माण किससे होता है? तो याद रखिएगा, टॉलिन से सैकरीन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, क्या एक प्रकार का दूध होता है जिसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है तथा पानी की मात्रा कम हो जाती है? तो दोस्तों क्रीम में वसा की मात्रा ज्यादा होती है और पानी की मात्रा कम होती है, और लगभग इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कांच का रंग चटक लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों फ्यूरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण कांच का रंग चटक लाल होता है। फिर प्रश्न है, कांच का रंग भूरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण कांच का रंग भूरा होता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी द्रव्य में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव्य के पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होगा? दोस्तों पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ दिया जाए तो वह कौन सी विषैली गैस में रूपांतरित हो जाता है? तो दोस्तों वह फॉस्जीन नामक गैस में रूपांतरित हो जाता है, और यह बहुत विषैली गैस है। और यही कारण है कि प्रश्न ये भी आता है कि क्लोरोफॉर्म को काली कांच की शीशी में क्यों रखा जाता है या धूप से क्यों बचाया जाता है? क्योंकि दोस्तों वह फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करने के लिए क्या करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, मिट्टी में क्षारत्व को घटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यह भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है मिट्टी से क्षारत्व को घटाने के लिए, और जिप्सम को दोस्तों सेलेनाइट नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ऑप्शन में सेलेनाइट भी मिल सकता है। और जिप्सम को दोस्तों हिंदी में हरठोस कहते हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, टेल्कम पाउडर के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, थियोफेस्टम खनिज का प्रयोग टेल्कम पाउडर के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पोटेशियम कार्बोनेट, रेड लेड तथा सिलिका से किस कांच का निर्माण होता है? तो दोस्तों प्रकाशीय कांच का निर्माण होता है पोटेशियम कार्बोनेट, रेड लेड तथा सिलिका से। अगला प्रश्न है, फोटोक्रोमेटिक कांच किसकी उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः काला हो जाता है? तो दोस्तों इसमें सिल्वर ब्रोमाइड मौजूद रहता है और जिसकी कारण से यह धूप में काला हो जाता है। अगला प्रश्न है, कांच का रंग गहरा नीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों कोबाल्ट ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है। अगला प्रश्न है, कांच का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो याद रखिएगा, सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण कांच का रंग हरा होता है। अगला प्रश्न है, कांच का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों कैडमियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण कांच का रंग पीला होता है। दोस्तों पिछले 3-4 दिन के एग्जाम में देखा गया है कि कांच से संबंधित अलग अलग शिफ्ट में 6 से 7 प्रश्न पूछे गए हैं। इस वजह से मैंने आज की इस क्लास में कांच से रिलेटेड जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते थे वो इंक्लूड कर लिए हैं। अगला प्रश्न है, कांच का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण
कांच का रंग लाल होता है? अगला प्रश्न है, कांच का रंग रूबी लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों गोल्ड क्लोराइड की उपस्थिति के कारण कांच का रंग रूबी लाल होता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, एथिल एसीटेट का प्रयोग कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में होता है। प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि कृत्रिम सुगंधित पदार्थ की जगह डिओड्रेंट या परफ्यूम के रूप में भी पूछा जा सकता है, तो एथिल एसीटेट याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया? तो दोस्तों यूरिया, जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है, पहला ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया। अगला प्रश्न है, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों फेरिक क्लोराइड का प्रयोग रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किया जाता है। यह दोस्तों केमिस्ट्री की उसमें पूछा गया है। तो फेरिक ऑक्साइड एक केमिकल है जिससे रोका जा सकता है रक्त के प्रवाह को आर्टिफिशियली। बाकी याद रखिएगा, अगर बायोलॉजी में प्रश्न आए तो विटामिन के और प्लेटलेट्स रक्त के प्रवाह को रोकने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, सोलर सेल में क्या प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों सीजियम सोलर सेल में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, पीले फास्फोरस को कहां रखा जाता है? तो दोस्तों पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है, क्योंकि दोस्तों पीला फास्फोरस बहुत ही क्रियाशील होता है और इसका ज्वलन ताप 30 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब है कि अगर जल में नहीं रखेंगे तो वायु में ये गर्म होके अपने आप जलने लगेगा, 30 डिग्री टेम्परेचर पे पहुंचेगा और ये जल जाएगा। यही कारण है कि इसे जल में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्री घास में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों समुद्री घास में आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। समुद्री घास की जगह आपसे दोस्तों शैवाल भी पूछा जा सकता है, तो शैवाल में भी आयोडीन की प्रचुरता होती है। अगला प्रश्न है, खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है? तो दोस्तों विटामिन सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ ये नष्ट होना चालू हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, रजत दर्पण बनाने में किसका प्रयोग होता है? रजत दर्पण यानी कि दोस्तों सिल्वर मिरर बनाने में ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व में क्या अंतर होगा? तो दोस्तों दूध का घनत्व बढ़ जाएगा यदि क्रीम दूध से अलग कर दी जाए। अगला प्रश्न है, अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है? तो दोस्तों ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता है। यही प्रश्न दोस्तों इस तरह से भी आता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में और किस गैस का इस्तेमाल ऑक्सीजन के साथ किया जाता है? तो याद रखिएगा हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। साथ ही एक प्रश्न आता है, गोताखोरों के द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर में और किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखिएगा हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न, ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटर में क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑयल पेंटिंग के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है ऑयल पेंटों के रंगों को फिर से उभारने के लिए। अगला प्रश्न है, सोडियम को किस में रखा जाता है? तो दोस्तों इसे केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम के लिए। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक घनत्व वाला या सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों ऑस्मियम, और इसका एटॉमिक नंबर भी याद रखिएगा दोस्तों, इसका एटॉमिक नंबर होता है 76। यह प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, सबसे अधिक घनत्व वाला कौन सा तत्व होता है या सबसे भारी तत्व कौन सा होता है? तो ऑस्मियम, एटॉमिक नंबर 76। अगला प्रश्न है, सबसे कम घनत्व वाला या सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, सबसे कम घनत्व वाला और सबसे हल्का तत्व होता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला धातु कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चांदी की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न, सबसे भारी गैस कौन सी है? तो दोस्तों रेडॉन गैस सबसे भारी गैस होती है। अगला प्रश्न, पोटेशियम के सबसे अधिक कितने
समस्थानिक होते हैं? तो दोस्तों पोटेशियम के सर्वाधिक 27 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक यानी कि दोस्तों आइसोटॉप्स। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है। और एसिड के रासायनिक सूत्रों से भी दोस्तों लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सोना और पारा में किसका घनत्व ज्यादा होता है? तो दोस्तों सोने का घनत्व ज्यादा होता है। और याद रखिएगा, अगर सोना और लोहा में पूछा जाए तो पारे का घनत्व ज्यादा होता है। इसी कारण से सोना पारे में डूब जाता है, वही अगर लोहे की कील को पारे के ऊपर रखा जाए तो वह तैर जाएगी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, फूड पैकेजिंग मटेरियल में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों बिस्फेनॉल ए का प्रयोग किया जाता है फूड पैकेजिंग मटेरियल में। अगला प्रश्न है, धौने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट धौने के सोडे का रासायनिक नाम है, या वॉशिंग सोडा भी कहते हैं इसे। अगला प्रश्न है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडे का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम सल्फेट को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों रासायनिक नाम में अधिकतर कंफ्यूजन होती है, तो जितने मैक्सिमम है मैंने लगातार में इसीलिए एक साथ डिस्कस कर दिए कि कंफ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे नीला थोथा नाम से जाना जाता है, कॉपर सल्फेट। अगला प्रश्न है, जिंक सल्फेट को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे उजला थोथा कहते हैं, जिंक सल्फेट। अगला प्रश्न है, हरा थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों फेरस सल्फेट हरा थोथा का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है? तो दोस्तों कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाने से कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है। अगला प्रश्न है, ईथेन गैस का स्वाद कैसा होता है? तो दोस्तों इसका स्वाद मीठा होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है? तो याद रखिएगा, बाष्पीकरण एवं संघनन की प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, संगमरमर किसकी एक कायांतरित चट्टान है? तो दोस्तों यह एक चूना पत्थर की कायांतरित चट्टान है। अगला प्रश्न है, सोडियम नाइट्रेट को क्या कहा जाता है? तो इसे दोस्तों चिली साल्ट पीटर नाम से जाना जाता है, सोडियम नाइट्रेट को। और यह प्रश्न भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ किसका एक बहुलक होता है? तो दोस्तों यह आइसोप्रीन का एक बहुलक होता है, प्राकृतिक रबड़। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक कारणों के गुणों में सुधार लाने के लिए प्राकृतिक रबड़ को किसके साथ गर्म किया जाता है? तो दोस्तों सल्फर के यौगिक के साथ प्राकृतिक रबड़ को गर्म किया जाता है। साथ ही प्रश्न आता है, प्राकृतिक रबड़ को ठोस करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसमें भी दोस्तों ऑप्शन आंसर यही रहेगा, सल्फर यौगिक का प्रयोग प्राकृतिक रबड़ को ठोस करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोयले की पूर्ण ज्वलन से कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोयले की अपूर्ण ज्वलन से कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड अपूर्ण ज्वलन से निकलती है। इसमें दोस्तों कंफ्यूज मत होना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोयले की पूर्ण ज्वलन से कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन की उपस्थिति से कोयले की अपूर्ण ज्वलन से कार्बन मोनोऑक्साइड। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, अपूर्ण ज्वलन से अगर प्रश्न आता है तो हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही रिलीज होगी।
अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसे D2O के नाम से भी जाना जाता है, भारी जल का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या होता है? तो दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल के कारण उसकी सतह गर्म होना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। अगला प्रश्न है, आम को कृत्रिम, ये दोस्तों मिसप्रिंट है, आम को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है आम को आर्टिफिशियली पकाने के लिए या कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी केमिस्ट्री की क्लास। आशा करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और आपके आने वाले एग्जाम में उपयोगी होगी। शाम को फिर हाजिर होता हूं आज के दोनों सेट के प्रश्नों के एनालिसिस के साथ। साथ ही मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा कि मॉक टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर रहा हूं मैं आज से ही। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कल दोपहर फिर सेम टाइम पर केमिस्ट्री की एक और क्लास के साथ विज्ञान की क्लास को अपन कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।